नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नविका एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख अभिलेख एवं ऐतिहासिक स्रोत। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक नया टॉपिक है, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान के पुरातत्व विभाग के जनक एस.जी. कार्लाइल। तो राजस्थान के जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं उनकी खोजों में इनका प्रमुख योगदान है, इसलिए इनको पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। और राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम एस.जी. कार्लाइल द्वारा 1871 में शुरू किया गया। तो राजस्थान के पुरातत्व विभाग के जनक एस.जी. कार्लाइल और राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य इन्होंने किया है 1871 में। और अब हम पढ़ते हैं अपने अभिलेख। तो हमारा प्रथम अभिलेख है बड़ली अभिलेख। बड़ली अभिलेख की समयावधि है 443 ईसा पूर्व। यह हमें प्राप्त हुआ है बिलोत माता के मंदिर से, बड़ली गांव अजमेर में खोजा गया है। तो ये मंदिर की दीवार पर लगा हुआ था, एक स्तंभ था और उस पर ये लगा हुआ था। वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम अजमेर में स्थित है। तो ये अजमेर से प्राप्त हुआ बड़ली गांव। खोज इसकी हुई है 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। तो जीएस ओझा ने इसकी खोज की है 1912 में। और यह राजस्थान के प्राचीनतम अभिलेख एवं भारत का दूसरा प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है बड़ली अभिलेख और यह भारत का दूसरा सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इसमें वीर निर्माण संवत 84 का उल्लेख मिलता है। तो इसमें हमें वीर निर्माण संवत 84 का उल्लेख मिलता है। इसमें माध्यमिका नगरी को जैन केंद्र होने का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से हमें माध्यमिका है वो एक जैन केंद्र के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। और इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है इसकी ब्राह्मी। तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है और लिपि इसकी है ब्राह्मी लिपि। तो हम पढ़ रहे हैं बड़ली अभिलेख। इसकी समयावधि है 443 ईसा पूर्व और यह बिलोत माता के मंदिर की दीवार से प्राप्त हुआ है। और 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसकी खोज की है। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है और भारत का दूसरा प्राचीनतम अभिलेख है। ये इसमें वीर संवत निर्माण 84 का उल्लेख है और इसमें माध्यमिका नगरी का एक जैन केंद्र होने का उल्लेख मिलता है। और इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला है हमारा गोसुंडी अभिलेख। इसकी समयावधि है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व और यह राजस्थान के नगरी माध्यमिका चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि। खोज है डॉक्टर D.R. भंडारकर और कविराज श्यामलदास ने इसकी खोज की है और डॉक्टर भंडारकर ने इसको पहली बार पढ़ा था। तो इसकी खोज हम मान सकते हैं कि श्यामलदास जी ने की है और इसको पढ़ा पहली बार था D.R. भंडारकर जी के द्वारा। और राजस्थान में भागवत धर्म के प्रसार का प्राचीनतम उल्लेख यहाँ से हमें प्राप्त होता है। शंकरषण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर चार दीवारी बनाने का उल्लेख भी यहाँ से मिलता है। राजवंश गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है और वर्तमान उदयपुर संग्रहालय में इसे रखा गया है। तो दूसरा हमारा अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख और यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व और यह नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और डॉक्टर D.R. भंडारकर और कविराज श्यामलदास जी के द्वारा इसकी खोज की गई और भंडारकर के द्वारा इनको पहली बार पढ़ा गया। और राजस्थान में भागवत धर्म की जानकारी गोसुंडी अभिलेख से मिलती है और शंकरषण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर चार दीवारी बनाने का उल्लेख इस अभिलेख में हमें मिलता है। और गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख हमें यहाँ से मिलता है। तो प्रथम अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ से मिलता है? गोसुंडी अभिलेख से। और वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में इसे रखा गया है। अगला है हमारा बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख बीचक डूंगरी, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड से प्राप्त हुआ है। तो यह हमें बीचक डूंगरी से प्राप्त हुआ है और वो है विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड। 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की है और इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी लिपि। 1840 में इसे कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी भेजा गया।
तो इसकी खोज की गई 1837 में और बाद में इसे कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी भेज दिया गया। अनुवाद किया इसका कैप्टन किटोई ने। तो देखो इसकी खोज की है कैप्टन बर्ट ने और इसका अनुवाद किया है कैप्टन किटोई ने। इस अभिलेख में अशोक को स्पष्ट बौद्ध मतावलंबी बताया गया है। तो ये प्रथम अभिलेख होगा जिसमें बौद्ध को अशोक को बौद्ध मतावलंबी बताया गया है। इसमें अनेक उल्लेख मिले हैं, जैसे अशोक को मगध का राजा बताया गया है, अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है और इसमें बुद्ध संघ और धम्म के पालन की बात कही गई है। तो हमारा है भाब्रू शिलालेख। यह बीजक डूंगरी विराटनगर जयपुर से हमें प्राप्त हुआ है और 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज करी है और कैप्टन किटोई ने इसका अनुवाद किया है और 1840 में से कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी में भेज दिया गया और इसकी भाषा है प्राकृत और इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। और इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है, अशोक को प्रियदर्शी नाम दिया गया है और बुद्ध संघ और धम्म की जानकारी हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। देखो इसमें अनेक जैसे शब्द आ रहे, शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो जैसे मेन टॉपिक तो है अभिलेख। अभिलेख और अभिलेख में कई भाग हो जाएंगे, शिलालेख, और स्तंभलेख। देखो शिला अभिलेख तो है ओवरऑल पूरा शब्द, जिसमें कि शिलालेख भी आ जाएंगे और स्तंभलेख भी आ जाएंगे। और शिलालेख में जैसे कि कहीं पर भी जैसे कि ये मेनली रास्तों के किनारे, रास्तों के किनारों पर, चौराहों पर, और ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से रखे होते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे बड़े बड़े शिलाओं में, शिला का मतलब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन पे लिखे हुए होते हैं। ये चौराहों पर हो सकते हैं, रास्तों के किनारे, और स्वतंत्र रूप से होते हैं। और स्तंभलेख किसी मंदिर में, मंदिर की दीवार हो गई या किसी महल की दीवार हो गई, ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, ये किसी भी मंदिर में या महल के स्तंभों के रूप में मिलते हैं। तो ये हो गए शिलालेख और स्तंभलेख। और ये क्या है, अभिलेख के ही भाग हैं, कि अभिलेख तो ओवरऑल इसके अंदर आ जाता है। अगला है हमारा बसंतगढ़ अभिलेख। पीछे शायद छूटा है। देखो बैराट शिलालेख, तो 1871-72 में ACL कार्लाइल द्वारा इसकी खोज की गई है। तो बैराट शिलालेख की 1871-72 में कार्लाइल द्वारा खोज की गई है। ये भीमजी की डूंगरी कोटपुतली बहरोड से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। यह अभिलेख रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों के समान है। तो बैराट अभिलेख रूपनाथ और सहस्राम अभिलेख के समान है। देखो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बैराट से अशोक द्वारा निर्मित हीनयान संप्रदाय का एक गोल मंदिर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक ईंटों का बना गोल मंदिर, तो ईंटों का बना गोल मंदिर बैराट से प्राप्त हुआ है। हैनसोंग ने बैराट की बैल एवं भेड़ों की प्रसिद्धि बताई है। तो हैनसोंग ने यहाँ पर बैल और भेड़ों को यहाँ की प्रसिद्ध बताया है कि यहाँ पर जो मिलती हैं भेड़ और बैल वो प्रसिद्ध हैं। तो बैराट की खोज 1871-72 में कार्लाइल द्वारा की गई है।
यह भीम जी की डूंगरी बैराट से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। यह अभिलेख रूपनाथ और सहस्राम के अभिलेख के समान है। बैराट से अशोक द्वारा निर्मित हीनयान संप्रदाय का एक गोल मंदिर यहाँ में प्राप्त हुआ है। वो बना है, ईंटों का बना हुआ है। और बैराट से बैल एवं भेड़ों की प्रसिद्धि बताई गई है हेनसोंग के द्वारा। अगला है हमारा बसंतगढ़ अभिलेख। इसका स्थान हो जाएगा छेकंबरी माता मंदिर या खेमरी माता बसंतगढ़ सिरोही। तो बसंतगढ़ अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है छेकंबरी माता मंदिर या खेमरी माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में। इसकी समयावधि है 625 ईसा पूर्व। इस लेख में सामंत प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। तो सामंत प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें बसंतगढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में राजस्थानी यादित्य के रूप में राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख हमें बसंतगढ़ अभिलेख से मिलता है, पर वो मिलता है राजस्थानी यादित्य कि पूरा राजस्थान नाम नहीं मिला, राजस्थानी यादित्य नाम मिला है। तो ये कहां से मिला है? बसंतगढ़ अभिलेख से। इसमें चामड़ा या चाप वंश के शासक वर्मलात की जानकारी प्राप्त होती है। वर्मलात का सामंत रज्जिल का उल्लेख यहाँ से मिलता है। हेनसोंग ने भीनमाल यात्रा के दौरान व्याघ्रमुख शासक का उल्लेख किया है। बाघ व ब्रह्मगुप्त चामड़ा वंश के समकालीन थे। तो देखो बसंतगढ़ अभिलेख से हमें ये छेकंबरी माता या खेमरी माता बसंतगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसकी समयावधि है 625 ईसा पूर्व। इस लेख में सामंत प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान में सामंत प्रथा का प्रथम उल्लेख बसंतगढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में राजस्थानी शब्द का, जैसे राजस्थान के लिए प्राचीनतम शब्द का प्रयोग हुआ है राजस्थानी यादित्य, तो प्रथम उल्लेख बसंतगढ़ अभिलेख में हुआ है। और इसमें चामड़ा या चाप वंश के शासक वर्मलात की जानकारी मिलती है। और वर्मलात के सामंत रज्जिल का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और हेनसोंग ने वर्मलात को व्याघ्रमुख नाम से संबोधित किया है। और बाघ व ब्रह्मगुप्त चामड़ा वंश के समकालीन थे। अगला है सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख मिला है 646 ईसा पूर्व का है ये, सॉरी 646 ईस्वी का। और ये स्थान है इसका उदयपुर। यह अभिलेख में गुहिल वंश के शासक शिलादित्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तो शिलादित्य का प्राचीनतम उल्लेख सामोली अभिलेख से प्राप्त होता है और यह हमें प्राप्त होता है उदयपुर से। यह अभिलेख गुहिल वंश के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसमें अनेक उल्लेख मिले हैं, जैसे महाजनों के मुखिया जेतक का उल्लेख मिलता है, जिसमें जावर में जावर माता अरंडवासिनी माता का मंदिर बनवाया। इस अभिलेख में जावर खान का उल्लेख मिलता है। जो चांदी की प्रसिद्ध खान है वो, उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? सामोली अभिलेख से मिलता है। और यह कहाँ है? उदयपुर में। और इस अभिलेख में गुहिल वंश के शासक शिलादित्य की जानकारी मिलती है और इस समय गुहिल वंश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और महाजनों के मुखिया जेतक का उल्लेख इसमें मिलता है। और जावर में जावर माता का या अरंडवासिनी माता का मंदिर बनवाया गया। और इस अभिलेख में जावर खान का उल्लेख है, जो किसकी है? चांदी की प्रसिद्ध खान है। अगला है मानमोरी अभिलेख 713 ईस्वी। जेम्स टॉड ने मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ के निकट इसकी खोज की है 713 ईस्वी में। मानमोरी अभिलेख, तो जेम्स टॉड ने मानसरोवर झील के किनारे चित्तौड़गढ़ में इसकी खोज की है। इसमें 4 मौर्य नरेश महेश्वर भीम भोज मान का उल्लेख मिलता है। तो 4 मौर्य वंश के जो राजा हैं उनका उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। पहला है महेश्वर, भीम, भोज और मान। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख मिलता है, जिसने चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया था। तो चित्रांगद मौर्य के नाम पर ही इसका जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका नाम रखा गया। तो चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया गया। ये किस अभिलेख में? मानमोरी अभिलेख में। इसमें अमृत मंथन की कथा का उल्लेख है। तो हम पढ़ रहे हैं मानमोरी अभिलेख 713 ईस्वी का अभिलेख है ये। जेम्स टॉड ने इसकी खोज की है और यह मानसरोवर झील के किनारे चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ है। इसमें 4 मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है, महेश्वर, भोज, मान और भीम।
तो 4 मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। और इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया गया था। इसमें अमृत मंथन की कथा का उल्लेख है। जो अमृत मंथन हुआ था उसका उल्लेख मानमोरी अभिलेख में है। अगला है कणसवा का लेख, 738 ईस्वी का है ये। इसका स्थान है कणसवा शिवालय, कोटा। तो कणसवा शिलालेख 738 ईस्वी का है और इसका स्थान है कोटा। मौर्य राजा धवल की जानकारी देता है। यह मौर्यों के बारे में राजस्थान में अंतिम जानकारी देता है। तो मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी देता है कणसवा लेख। यह 738 ईस्वी का है और एक कणसवा शिवालय कोटा से प्राप्त हुआ है। और इसमें राजा मौर्य वंशी राजा धवल की जानकारी मिलती है और मौर्यों के बारे में यह राजस्थान की अंतिम जानकारी देता है। अगला है बुचकला शिलालेख, 815 ईस्वी का है। इसका स्थान है पार्वती माता मंदिर, बिलाड़ा, जोधपुर। तो बचकुला शिलालेख 815 ईस्वी का है और ये पार्वती माता मंदिर, बिलाड़ा, जोधपुर में मिला है। खोज इसकी है ब्रह्मभट्ट नानूराम ने। तो बुचकुला शिलालेख की खोज करे ब्रह्मभट्ट नानूराम ने और इसका सूत्रधार है दैया या दैया। यह अभिलेख वत्सराज के पुत्र नागभट्ट सेकंड के समय का है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख नागभट्ट सेकंड के सामंत युवक की पत्नी जाबाली द्वारा मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना का उल्लेख करता है। देखो संस्कृत भाषा का अभिलेख है और यह नागभट्ट सेकंड के सामंत युवक की पत्नी जाबाली द्वारा मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना का उल्लेख करता है। तो हमने पहले पढ़ा कणसवा का लेख, यह 738 ईस्वी का। यह कणसवा शिवालय कोटा से हमें प्राप्त हुआ है और यह मौर्य राजा धवल की जानकारी देता है और यह अंतिम मौर्य वंश की जानकारी देने वाला शिलालेख है। अगला है बुचकुला शिलालेख 815 ईस्वी का और इसका स्थान है पार्वती माता मंदिर, बिलाड़ा, जोधपुर। खोज की है इसकी ब्रह्मभट्ट नानूराम ने और इसके सूत्रधार है दैया। यह अभिलेख वत्सराज के पुत्र नागभट्ट सेकंड के समय का है। और ये कौन है? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज, उसके पुत्र है नागभट्ट और ये उसके समय का शिलालेख है। अगला है संस्कृत भाषा का यह अभिलेख नागभट्ट सेकंड के सामंत युवक की पत्नी जाबाली द्वारा मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना का उल्लेख करता है। अगला है ब्राह्मण माता का लेख, यह छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है और इसकी भाषा है संस्कृत। ब्राह्मण माता का लेख यह छोटी सादड़ी से प्राप्त हुआ है और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। उल्लेख है गौर वंश एवं औलिंकरण वंश। इसमें 5वीं सदी की गुप्त काल सामंती व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो इसमें सामंती व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण माता का लेख छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है, भाषा है संस्कृत और यह गौर वंश और औलंकिर वंश की जानकारी देता है। और इसमें 5वीं सदी में या गुप्त काल के समकालीन सामंती व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की हमें जानकारी देता है। अगला है हमारा बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी। तो बाउक प्रशस्ति है स्थापना स्थान है इसका विष्णु मंदिर, मंडौर, जोधपुर। तो बाउक प्रशस्ति मिली है हमें मंडौर, जोधपुर से और ये विष्णु मंदिर में प्राप्त हुई है। 837 ईस्वी का है। इसमें बाउक प्रतिहार ने स्थापित करवाया था। प्रतिहार शासकों की वंशावली मिलती है। इसका उल्लेख विष्णु एवं शिव पूजा की जानकारी मिलती है। तो इसमें विष्णु एवं शिव की पूजा की जानकारी मिलती है और यह विष्णु मंदिर से ही प्राप्त हुआ है, मंडौर, जोधपुर से। इसमें बाउक प्रतिहार ने स्थापित करवाया था और प्रतिहार शासकों की वंशावली मिलती है। तो हमने पहला पढ़ा ब्राह्मण माता का लेख और यह स्थान हो गया छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से और इसकी भाषा है संस्कृत और यह गौर वंश व औलिंकर वंश की जानकारी देता है और यह 5वीं सदी के राजनीतिक व्यवस्था और सामंती व्यवस्था की हमें जानकारी देता है। अगला है बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी। स्थान हो गया विष्णु मंदिर, मंडौर, जोधपुर से मिलता है। इसे बाउक प्रतिहार ने स्थापित करवाया था और प्रतिहार शासकों की वंशावली यहाँ से हमें प्राप्त होती है और इसमें विष्णु एवं शिव की पूजा का उल्लेख मिलता है। अगला है घटियाली का शिलालेख 861 ईस्वी का। यह घटियाला जोधपुर से प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख में
यह शिलालेख माता की साल एक जैन मंदिर के निकट स्थित है। तो घटियाली का शिलालेख स्थान घटियाला जोधपुर से मिला है, पर ये माता की साल जो एक जैन मंदिर है वहां से प्राप्त हुआ है। लेखक हो गया मग ब्राह्मण और उत्कीर्ण हो गया कृष्णेश्वर द्वारा। यह शिलालेख कक्कुक के समय लिखा गया था। इसमें मंडौर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली का उल्लेख मिलता है। प्रतिहार नरेश हरिश्चंद्र एवं उसके उत्तराधिकारियों रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट की जानकारी मिलती है। तो यह घटियाला शिलालेख स्थान है इसका घटियाला जोधपुर, और यह माता की साल जो एक है जैन मंदिर वहां से प्राप्त हुआ है, और इसका लेखक है मग ब्राह्मण, और इसको उत्कीर्ण करवाया था कृष्णेश्वर ने। इस शिलालेख से कक्कुक की जानकारी मिलती है, और इसमें मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली का उल्लेख मिलता है। प्रतिहार नरेश हरिश्चंद्र एवं उसके उत्तराधिकारियों रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट की जानकारी मिलती है। देखो अभी तक हमने जो पढ़े उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि राजस्थान के पुरातत्व विभाग के जनक एस.जी. कार्लाइल। राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम एसीएल कार्लाइल ने 1871 में शुरू किया था। पहला हमने पढ़ा था बल्ली का शिलालेख या बल्ली अभिलेख। ये 443 ईसा पूर्व का है, और यह बिलोत माता मंदिर अजमेर से प्राप्त हुआ है, और वर्तमान में यह अजमेर में ही राजपूताना म्यूजियम में रखा गया है। और 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसकी खोज की है, और यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख एवं भारत का दूसरा प्राचीनतम अभिलेख है। इसमें वीर निर्माण संवत 84 का उल्लेख मिलता है, और इसमें मध्यमिका नगरी के जैन केंद्र होने की जानकारी मिलती है, और इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला है गोसुंडी अभिलेख। इसकी समयावधि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, और यह नगरी चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त हुआ है, और इसकी लिपि है, भाषा हो गई संस्कृत, और लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि। और इसकी खोज डी.आर. भंडारकर और कविराज श्यामल दास ने की है, और इसको पढ़ा है डी.आर. भंडारकर जी के द्वारा। और राजस्थान में भागवत धर्म की जानकारी ये देता है। संकर्षण वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर दीवार बनाने की जानकारी ये देता है, और गजवंश के शासक सर्वतात की अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है, और वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। अगला है बाबरू शिलालेख। ये बीजक डोंगरी विराटनगर कोटपुतली बहरोड से मिला है, और 1937 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की है। इसकी भाषा है प्राकृत, और लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि। 1840 में कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी इसको भेज दिया गया, और इसका अनुवाद किया है कैप्टन किटोई ने, और इसको खोजा है कैप्टन बर्ट ने, और अनुवाद किया है कैप्टन किटोई ने। इस अभिलेख में अशोक को स्पष्ट बौद्ध मतावलंबी बताया गया है, और इसमें अनेक उल्लेख हैं। जैसे अशोक को मगध का राजा बताया गया है, अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है, और इसमें बुद्ध संघ और धम्म के पालन की बात कही गई है। अगला है बैराट शिलालेख। ये 1871-72 में एसीएल कार्लाइल द्वारा इसकी खोज की गई, और भीम जी की डूंगरी कोटपुतली बहरोड से। इसकी भाषा प्राकृत, और लिपि हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। इस अभिलेख से रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों के समान है। बैराट से ये हीनयान संप्रदाय का एक गोल मंदिर प्राप्त हुआ है जो ईंटों का बना हुआ है, और हैनसोंग ने बैराट में बैल और भेड़ों को प्रसिद्ध बताया है। अगला है बसंतगढ़ अभिलेख। ये छेकम्बरी माता या खेमरी माता बसंतगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसकी समयावधि हो जाएगी 625 ईसा पूर्व। इस लेख से सामंत प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में राजस्थानी यादित्य क्या राजस्थान के रूप में पहला उल्लेख मिलता है, और वो नाम है राजस्थानी यादित्य। इसमें चामड़ा या चाप वंश के शासक वर्मलात की जानकारी प्राप्त होती है। वर्मलात सामंत रज्जिल का उल्लेख मिलता है, और हैनसोंग ने भीलमाल यात्रा के दौरान वाग्रमुख या वर्मलात शासक का उल्लेख किया था, और माघ ब्रह्मगुप्त चामड़ा वंश के समकालीन थे। अगला है सामोली अभिलेख 646 ईसा पूर्व। स्थान हो जाएगा इसका उदयपुर। इस अभिलेख में गुहिल वंश के शासक शिलादित्य का प्राचीनतम उल्लेख है, और यह अभिलेख गुहिल वंश के शासक समय निर्धारण में योगदान देता है।
और महाजनों के मुखिया जैतक का उल्लेख मिलता है, जिसमें जावर माता या अरंडवासिनी माता का मंदिर बनवाया, और इस अभिलेख में चांदी की जावर खान का उल्लेख है। मानमोरी अभिलेख 713 ईस्वी का है, और जेम्स टॉड ने मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में इसकी खोज की थी, और इसमें 4 मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। महेश्वर, भीम, भोज और मान की जानकारी हमें मिलती है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, इसमें चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया था और उसी के नाम पर इसका नाम चित्तौड़गढ़ रखा गया। इसमें अमृत मंथन की कथा का उल्लेख है। अगली है कणस्वा का लेख, 738 ईस्वी का है। यह कणस्वा शिवालय कोटा से खोजा गया है, और यह मौर्य राजा धवल की जानकारी देता है, और मौर्यों के बारे में यह राजस्थान में अंतिम जानकारी देने वाला शिलालेख है। फिर है बुचकुला शिलालेख, स्थान हो जाएगा पार्वती माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में। खोज किया इसकी ब्रह्मभट्ट नानूराम ने, और इसका सूत्रधार है देइया। यह अभिलेख वत्सराज के पुत्र नागभट्ट सेकंड के समय का है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख नागभट्ट सेकंड के सामंत युवक की पत्नी जाबाली द्वारा मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना का उल्लेख करता है। अगला है ब्रह्मर माता का लेख, 490 ईस्वी का। स्थान हो जाएगा छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। भाषा है इसकी संस्कृत, और यह गौर वंश और औलिंकर वंश की जानकारी देता है, और यह 5वीं सदी के सामंती व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की हमें जानकारी देता है। फिर है बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी का। यह विष्णु मंदिर मंडौर से प्राप्त हुआ है, और यह बाउक प्रतिहार के द्वारा इसको स्थापित किया गया, और प्रतिहार शासकों की वंशावली हमें यहाँ से मिलती है, और विष्णु व शिव की पूजा का हमें यहाँ से उल्लेख मिलता है। अगला है घटियाली का शिलालेख, स्थान हो गया घटियाला जोधपुर। यह शिलालेख माता की साल से प्राप्त हुआ है, जो एक क्या है जैन मंदिर, और इसका लेखक है मग ब्राह्मण, और उत्कीर्ण किया इसका कृष्णेश्वर ने। यह शिलालेख कक्कुक के समय का लिखा गया है, और इस मंडोर प्रतिहारों की वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली का उल्लेख मिलता है, और प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अगला है सारणेश्वर प्रशस्ति। तो सारणेश्वर शिवालय उदयपुर से, या सारणेश्वर शिव मंदिर से हमें ये प्राप्त हुआ है, जो कहाँ है उदयपुर में। इसमें उल्लेख है बरहा मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, शासन व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। तो जो मंदिर है उसकी व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और स्थानीय व्यापार कैसे होता था उसकी जानकारी मिलती है, और शासन व्यवस्था की जानकारी हमें सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मूलतः यह प्रशस्ति वराह मंदिर आहाड़ उदयपुर की है। तो सारणेश्वर उदयपुर से हमें प्राप्त हुई है, और यह वराह मंदिर की व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और स्थानीय व्यापार की हमें जानकारी मिलती है, और शासन व्यवस्था की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मूलतः यह प्रशस्ति वराह मंदिर या की आहड़, जो आहड़ में स्थित है उदयपुर में, उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अगला है हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति 773 ईस्वी का, और यह शिव मंदिर हर्ष पर्वत सीकर से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ शिव मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय के सामंत अल्लट के द्वारा करवाया गया था। देखो सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी का है ये, और इसका स्थान हो गया सारणेश्वर शिवालय उदयपुर में। उल्लेख है वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार की व्यवस्था हमें मिलती है, और इस शासन व्यवस्था की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह मूल प्रशस्ति वराह मंदिर आहड़ उदयपुर की है। दूसरा है हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति, यह हमें हर्ष पर्वत सीकर से प्राप्त हुआ है, और यहाँ से शिव मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय के सामंत अल्लट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला है बिजोलिया अभिलेख, यह 1170 ईस्वी का। स्थान पासरुनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा। तो बिजोलिया अभिलेख कहाँ से मिला है हमें? पासरुनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा से मिला है, और इसके रचयिता है या जो लिखने वाले हैं वह गुणभद्र, और उत्कीर्ण जो शब्दों का उत्कीर्ण किया है उसमें वो है गोविंद के द्वारा। वास्तुकार महाणक लेखक केशव कायस्थ। तो इसके रचयिता हो गए गुणभद्र, उत्कीर्णकर्ता हो गए इसके गोविंद, और वास्तुकार हो गए उसके महाणक, और लेखक हो गए केशव कायस्थ। जैन श्रावक लोलाक द्वारा यह अभिलेख लगवाया गया था। इसकी भाषा संस्कृत है, एवं इसमें 93 पद हैं। उल्लेख है विप्र
श्री वत्स गोत्रभूत के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो इसी अभिलेख के आधार पर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मणों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। डोली प्रथा का उल्लेख है जो भूमिदान अनुदान से संबंधित है। इससे सांबर एवं अजमेर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। तो डोली प्रथा जो मंदिरों को भूमि दान दी जाती थी उसका उल्लेख भी बिजोलिया अभिलेख में प्राप्त होता है। ये हमें मिला है पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा से, और यह अभिलेख सोमेश्वर चौहान के समय का है। इसके रचयिता हैं गुणभद्र, उत्कीर्णकर्ता हैं गोविंद, वास्तुकार हैं महाणक और लेखक हैं केशव कायस्थ। और ये जैन श्रावक लोलाक द्वारा इसको लगवाया गया था। और इसकी भाषा संस्कृत है एवं इसमें 93 पद हैं। लेखक और इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इसी अभिलेख के आधार पर बताया गया है। और डोली प्रथा का उल्लेख यहाँ से मिलता है और इसमें सांबर एवं अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है। तो चौहान वंश की जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। डोली प्रथा की जानकारी, डोली प्रथा का उल्लेख भी इसी से मिलता है बिजोलिया अभिलेख से। और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वो भी बिजोलिया अभिलेख के आधार पर ही बताया गया है। और इसके रचयिता हो गए गुणभद्र, उत्कीर्णकर्ता गोविंद, वास्तुकार महाणक और लेखक केशव कायस्थ। और इसको जैन श्रावक लोलाक के द्वारा लगवाया गया था। इस अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांवर झील का निर्माण करवाया। तो सांवर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। किस अभिलेख के अनुसार? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांवर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। इस अभिलेख में कुटीला नदी का उल्लेख मिलता है। इसमें कई शहरों के प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे जाबालीपुर, जालौर, नड्डल, नाडौल, श्रीमाल, भीनवाल, मडलकर, मांडलगढ़, विंध्यावली, बिजोलिया और नाग हृदय, नागदा। तो ये हमें प्राचीन शहरों की जानकारी भी प्राप्त करवाता है। तो इस अभिलेख में वासुदेव चौहान ने सांवर झील का निर्माण करवाया, ये जानकारी हमें मिलती है। और इस अभिलेख से कुटीला नदी का उल्लेख भी मिलता है और प्राचीन शहरों की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। जैसे पहला हो गया जबालीपुर, जालौर, और ये नाडौल का हो गया नड्डोल, भीनमाल का श्रीमाल, मांडलगढ़ का मंडलकर और बिजोलिया का विजयावल्ली और नागदा का नाग हृदय। तो ये हमें जानकारी प्राप्त करवाता है। तो देखो बिजोलिया काफ़ी बड़ा शिलालेख प्राप्त हुआ है और इसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? पार्श्वनाथ बिजोलिया भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख को सोमेश्वर चौहान के समय का बताया गया है। इसके रचयिता हो गए गुणभद्र और इसके उत्कीर्णकर्ता गोविंद, वास्तुकार महाणक और इसके लेखक हो गए केशव कायस्थ। और इसको जैन श्रावक लोलाक के द्वारा लगवाया गया था और यह संस्कृत भाषा का है और इसमें 93 पद लिखे हुए हैं, 93 लाइनों में से लिखे हुए हैं। और इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की जानकारी हमें देता है ये। और डोली प्रथा का उल्लेख इससे प्राप्त होता है। और सांबर झील का जो निर्माण है उसकी जानकारी देता है। और इसमें सांबर व अजमेर के चौहान वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और सांबर झील के निर्माण की जो वासुदेव चौहान ने करवाया उसकी भी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और कुटीला नदी का उल्लेख यहाँ से मिला है और कई शहरों के प्राचीन नाम हमें प्राप्त हुए, जैसे जबालीपुर, जालौर, नाडौल का नाडुल, भीनमाल का श्रीमाल, मांडलगढ़ का मांडलकर और विजयावल्ली बिजोलिया का और नाग हृदय नागदा का हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है चिरवा शिलालेख, 1273 ईस्वी का है। ये मिला है हमें चिरवा उदयपुर से। शिल्पी हो गया इसका देहलड़, उत्कीर्ण करवाया है केलन सिंह या केल सिंह के द्वारा। तो चिरवा अभिलेख हमें मिला है चिरवा उदयपुर से। इसका शिल्पी हो गया देहलण और इसका उत्कीर्णकर्ता केलन सिंह या केल सिंह के द्वारा करवाया गया। लेखक हो गया पासर्व चंद्र और रचनाकार हो गया रत्नप्रभ सूरी। यह अभिलेख बागेश्वरी की आराधना से शुरू होता है। भाषा इसकी संस्कृत है और इसमें 51 श्लोकों में वर्णित है। तो इसकी भाषा है संस्कृत और श्लोक हो जाएंगे इसमें 51 श्लोकों पर यह वर्णित है। इस अभिलेख में सती प्रथा, गोचर भूमि एवं पाशुपत शैव धर्म का उल्लेख मिलता है। तो इस अभिलेख में हमें सती प्रथा और गोचर भूमि
और शैव धर्म का उल्लेख मिलता है। इसमें गुहिल शासक बापा रावल के वंशज पदय सिंह, जैत्र सिंह, जैत सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो चिरवा अभिलेख मेवाड़ से मिला है, तो मेवाड़ राजाओं की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। जैसे चिरवा उदयपुर से मिला है ये। इसका शिल्पी हो गया देहलड़ और उत्कीर्णकर्ता हो गया केल सिंह। लेखक हो गया इसका पासरुचंद्र। रचनाकार है इसका रत्नप्रभ सूरी। यह अभिलेख बागेश्वर की आराधना से शुरू होता है और भाषा इसके संस्कृत के 51 श्लोकों पर वर्णित है। तो भाषा ये संस्कृत में लिखा हुआ है और 51 श्लोकों में लिखा हुआ है। इस अभिलेख में सती प्रथा, गोचर भूमि और पाशुपत शैव धर्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इसमें गुहिल शासक बप्पा रावल के वंशज पदय सिंह, जैत्र सिंह, जैत सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अगला है रसिया की छतरी का लेख। ये हमें चित्तौड़गढ़ से मिला है और रसिया की छतरी से। इसका रचनाकार है वेद शर्मा। तो रसिया की छतरी के लेख के रचनाकार हैं वेद शर्मा। और इसमें बप्पा रावल और इसके गुरु हारित ऋषि का उल्लेख हमें मिलता है। और इसका उत्कीर्ण या सूत्रधारक हो जाएगा सज्जन। तो रसिया की छतरी का लेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। रचनाकार वेद शर्मा और सूत्रधारक हो जाएगा सज्जन। इसमें बप्पा रावल और इसके गुरु हरित ऋषि की उल्लेख मिलता है। इसमें देवताओं की वंदना और गुहिल वंश का वर्णन हमें मिलता है। तो देवताओं की वंदना या पूजा करने का उल्लेख यहाँ से मिलता है और गुहिल वंश का वर्णन मिलता है। इसका रचनाकार हो जाएगा वेद शर्मा और सूत्रधारक हो जाएगा इसका सज्जल। और इसमें बप्पा रावल के गुरु हरित ऋषि का उल्लेख हमें यहाँ से मिलता है। अगला है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी का। स्थान हो जाएगा एकलिंग मंदिर से कुछ दूरी पर मिला है, जो कहाँ पर है उदयपुर में। इसकी भाषा है संस्कृत। रचनाकार हो जाएगा वाणी विलास योगीश्वर। तो श्रृंगी ऋषि शिलालेख ये एकलिंग मंदिर से कुछ दूरी पर मिला है। भाषा इसकी संस्कृत और इसके रचनाकार हो जाएगा वाणी विलास योगीश्वर। सूत्रधारक है इसका फना द्वारा। तो इसका उत्कीर्ण करवाया फना द्वारा और यह अभिलेख मोकल के समय का है। तो पहला पढ़ा हमने रसिया की छतरी का लेख। तो रसिया की छतरी चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त हुआ है और इसका रचनाकार हो जाएगा वेद शर्मा। सूत्रधारक हो जाएगा सज्जन और इससे हरित ऋषि की जानकारी मिलती है, जो बप्पा रावल के गुरु हैं। बप्पा रावल की भी जानकारी मिलती है और हरित ऋषि की भी जानकारी मिलती है। इसमें देवताओं की वंदना और गुहिल वंश का वर्णन मिलता है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख 1428 ईस्वी का है। ये एकलिंग मंदिर से थोड़ी दूरी पर मिला है। इसकी भाषा है संस्कृत और इसका रचनाकार है वाणी विलास योगीश्वर और उत्कीर्ण करता है इसके फना द्वारा। और यह अभिलेख मोकल के समय का है। इस लेख के अनुसार राणा मोकल ने अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए एक कुंड का निर्माण करवाया था। तो इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि राणा मोकल ने अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए कुंड का निर्माण करवाया। इस लेख में मोकल द्वारा नागौर के फिरोज खां तथा गुजरात के अहमद खान को परास्त करने की जानकारी मिलती है। तो नागौर के फिरोज खान और गुजरात के अहमद खान को पराजित करने की जानकारी हमें मिलती है। तो देखो यह है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। तो ये एकलिंग मंदिर से थोड़ी दूरी पर मिला है और इसकी भाषा हो जाएगी संस्कृत। रचनाकार हो जाएगा वाणी विलास योगीश्वर और उत्कीर्ण इसका फना द्वारा। और इस अभिलेख में मोकल के समय का बताया गया है। और मोकल की रानी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए कुंड का निर्माण करवाया गया और मोकल द्वारा नागौर के फिरोज खान और गुजरात के अहमद खान को पराजित किया गया। अगला है रणकपुर प्रशस्ति। इसका स्थान है चौमुखा जैन मंदिर, रणकपुर पाली में। चौमुखा मंदिर के सूत्रधारक हैं देपाक या दीपा द्वारा। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली का उल्लेख मिलता है। तो बप्पा रावल से लेकर और महाराणा कुंभा तक का उल्लेख मिलता है। इसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बनाया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों एवं उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस लेख में मुद्रा के लिए नाणक शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो नाणक शब्द का प्रयोग इसमें मुद्रा के लिए किया गया है। और ये चौमुखा जैन मंदिर वहां से प्राप्त हुआ है
और चौमुखा मंदिर के जो सूत्रधारक है इस शिलालेख के वो हैं देपाक के द्वारा। और प्रशस्ति मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और इसमें महाराणा कुंभा की विजयों और उपलब्धियों के वर्णन है। और इसमें जो नाणक शब्द का यूज हुआ है या प्रयोग हुआ है वो है मुद्रा के लिए प्रयोग किया गया है। तो रणकपुर प्रशस्ति ये 1439 में हमें प्राप्त हुई है। और इसके देपाक रचनाकार हो गए। और ये चौमुखा जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है। और इस प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है। और रावल और काल भोज को इसमें अलग अलग बताया गया है। और महाराणा कुंभा की विजयों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और मुद्राओं को नाणक शब्द का प्रयोग हुआ है। आमेर का लेख 1612 ईस्वी का। इसमें कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। आमेर शासक पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मान सिंह का उल्लेख मिलता है। मान सिंह द्वारा जमवा रामगढ़ में दुर्ग निर्माण की जानकारी इसी लेख से मिलती है। इसकी भाषा हो जाएगी संस्कृत और लिपि है इसकी नागरी। तो आमेर का लेख 1612 ईस्वी का है। इसमें कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख मिला है। और मानसिंह द्वारा जमवा रामगढ़ के दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। भाषा हो जाएगी इसकी संस्कृत और लिपि हो जाएगी इसकी नागरी लिपि। मंथन देव का शिलालेख स्थान है ये राजौरगढ़ अलवर से हमें प्राप्त हुआ है। और इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। तो मंथन देव का यह राजौरगढ़ अलवर से और इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। आमेर के लेख में रघुवंश तिलक कहा गया है। और पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। और मानसिंह द्वारा जमवा रामगढ़ के दुर्ग के निर्माण की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और भाषा है इसकी संस्कृत और लिपि है इसकी नागरी लिपि। और अगला है मंथन देव का शिलालेख। यह है राजौरगढ़ अलवर का और इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। अगला है हमारा अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन लेख। इनसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेन शिलालेख हैं वो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो पुरातत्व विभाग के एस.जी. कार्लाइल जनक हो गए। 1871 में इन्होंने खोज चालू की थी। बरली अभिलेख 443 ईसा पूर्व का है। और ये बिलोत माता मंदिर अजमेर से खोजा गया है। वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखा गया है। और इसकी खोज की 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। और यह राजस्थान का प्राचीनतम और भारत का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है। और इसमें संवत वंश निर्माण संवत 84 का उल्लेख है। इसमें माध्यमिका नगरी को एक जैन केंद्र बताया गया है। और यह प्राकृतिक भाषा में और लिपि इसकी ब्राह्मी है। अगला पढ़ा हमने गोसुंडी शिलालेख। ये द्वितीय शताब्दी का है। और ये नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। और इसकी भाषा है संस्कृत, लिपि है इसकी ब्राह्मी। और ये डॉक्टर भंडारकर और कविराज श्यामल दास के द्वारा खोजा गया और इसको पढ़ा गया डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। और संकर्षण और वासुदेव के पूजा गृह के 4 दीवारी बनाने की जानकारी मिलती है। और गजवंश के शासक सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है। और वर्तमान में इसे उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। अगला है बाबरू शिलालेख। बीजक डोंगरी विराटनगर कोटपुतली बहरोड से प्राप्त हुआ है। 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। और कैप्टन किटोई ने इसका अनुवाद किया था। और 1840 में इसे कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी में भेज दिया गया। और इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। और इसमें अशोक को स्पष्टतः बौद्ध मतावलंबी बताया है। अगला उल्लेख है इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। और इसमें अशोक को प्रियदर्शी नाम दिया गया है। और यह बुद्ध संघ और धम्म में जाने की जानकारी हमें देता है। अगला है हमारा बैराट अभिलेख या शिलालेख। 1871-72 में एस.जी. कार्लाइल द्वारा इसकी खोज की गई। और यह भीमजी की डोंगरी कोटपुतली बहरोड से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा प्राकृत है। और यह लिपि हो जाएगी इसकी ब्राह्मी लिपि। और यह अभिलेख रूपनाथ और सहसराम अभिलेखों के समान है। बैराट में एक गोल मंदिर के निर्माण की जानकारी है। और ये हमें यहाँ के जो हैंसोंग है वो बैल और भेड़ को प्रसिद्ध बताते हैं।
अगला है बसंतगढ़ अभिलेख, ये छेकम्बरी माता खेमरी माता बसंतगढ़ सिरोही से है। समय अवधि हो जाएगी इसकी 625 ईसा पूर्व। और इस लेख में सामंत प्रथा का प्रथम बार उल्लेख मिला है। और राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का उपयोग पहली बार किया गया है। और चावड़ा वंश के वर्मलात राजा की जानकारी देता है। और वर्मलात के सामंत रज्जिल का उल्लेख मिलता है। और हैनसोंग ने भीनमाल यात्रा के दौरान व्याघ्रमुख का उल्लेख किया, जिसका हम वर्मलात शासक से लगाते हैं। और माघ व ब्रह्मगुप्त चामड़ा वंश के समकालीन थे। अगला है हमारा सामोली का अभिलेख 646 ईसा पूर्व का। स्थान हो गया इसका उदयपुर। इस अभिलेख में घुइल वंश के शासक शीलादित्य का प्राचीनतम उल्लेख है। और इस अभिलेख में घुइल वंश के समय के निर्धारण में योगदान दिया है। महाजनों के मुखिया जैतक का उल्लेख मिलता है, जिसमें जावर माता का मंदिर या अरंडवासिनी माता का मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। इस अभिलेख में जावर खान का उल्लेख मिलता है। अगला है मानमौरी अभिलेख 713 ईस्वी का। इसकी खोज करें जेम्स टॉड ने मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ के में। इसमें 4 मौर्य शासक महेश्वर भीम भोज मान का उल्लेख मिलता है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया है। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। अगला है कणस्वा का लेख। स्थान हो गया इसका कणस्वा शिवालय कोटा। मौर्य वंश राजा धवल की जानकारी देता है। यह मौर्यों के बारे में राजस्थान में अंतिम जानकारी देने वाला शिलालेख है। अगला है बुचकुला शिलालेख। इसका स्थान पार्वती माता मंदिर बिरलाड़ा जोधपुर में। इसकी खोज है ब्रह्मभट्ट नानूराम ने। सूत्रधारक है इसका देइया। और यह नागभट्ट सेकंड के समय का है। और इसकी भाषा है संस्कृत। और इसमें नागभट्ट सेकंड के सामंत युवक की पत्नी जाबाली द्वारा एक शिव मंदिर की मूर्ति की स्थापना की जानकारी देता है। अगला हमारा ब्रह्मर माता का लेख। यह छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से है। और इसकी भाषा है संस्कृत। यह गौर वंश या औलिक वंश की जानकारी देता है। और यह 5वीं सदी में गुप्त काल के समकालीन सामंती व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की हमें जानकारी देता है। बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी का है। ये वैष्णव या विष्णु मंदिर के जोधपुर में मिला है। और यह बाउक प्रशस्ति के बाउक ने इसको स्थापित करवाया। और प्रतिहार शासकों की वंशावली हमें यहाँ से मिलती है। और विष्णु व शिव की मूर्ति पूजा की जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। अगला है घटियाली का शिलालेख 861 ईस्वी का है। यह जोधपुर से प्राप्त हुआ है। और यह शिलालेख माता की साल जो एक जैन मंदिर है वहां से हमें प्राप्त हुआ है। लेखक हो जाएंगे इनके मग ब्राह्मण उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर। यह शिलालेख कककुक के समय का लिखा गया है। इसमें मंडौर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति प्रतिहार शासकों की नामावली का उल्लेख मिलता है। प्रतिहार नरेश हरिश्चंद्र एवं उसके उत्तराधिकारी रज्जेल नरभट्ट नागभट्ट की जानकारी हमें देता है। अगला है सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी का है। और यह सारणेश्वर शिवालय उदयपुर से प्राप्त हुआ है। उल्लेख है वराह मंदिर की व्यवस्था स्थानीय व्यापार और शासन व्यवस्था की जानकारी हमें देता है। तो यह वराह मंदिर की जानकारी देता है और स्थानीय व्यवस्था की जानकारी देता है और शासन व्यवस्था की जानकारी देता है। और गोपीनाथ शर्मा ने इसको मूलतः वराह मंदिर जो उदयपुर में है उसकी प्रशस्ति बताया गया है। और अगला है हर्षनाथ मंदिर। यह हमें हर्ष पहाड़ी सीकर से प्राप्त हुआ है। और इसमें शिव मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय के सामंत अल्लट के द्वारा करवाया गया है। अगला है बिजोलिया पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा से मिला है। यह सोमेश्वर चौहान के समय का है। इसके रचयिता हो जाएंगे गुणभद्र उत्कीर्ण गोविंद ने करवाया। वास्तुकार महाणक लेखक केशव कायस्थ। और ये जैन श्रवक लोलाक के द्वारा इसको लगवाया गया है। इसकी भाषा संस्कृत है जो 93 पदों में लिखा हुआ है। और इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण दशरथ शर्मा के अनुसार जो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है वो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बताया गया है। डोली प्रथा का उल्लेख इसमें किया गया है जो गया है भूमि अनुदान। और इसमें सांबर एवं अजमेर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। और कुटीला नदी का उल्लेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। और कई शहरों के प्राचीन नाम हमें प्राप्त हुए जैसे जबालीपुर जालौर विजयावल्ली विजोलिया नड्डोल नाडोल और श्रीमाल का भीनमाल और मंडलकर मांडलगढ़ और नाग हृदय नागदा का। ये हमें प्राचीन नाम बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त हुए हैं। अगला है चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का है। और ये चिरवा उदयपुर से मिला है। इसका शिल्पी है देहलड़ उत्कीर्णकर्ता केलड़ के द्वारा लेखक पासर्व चंद्र रचनाकार रत्नप्रभ सूरी।
यह अभिलेख बागेश्वरी की आराधना से शुरू होता है और यह भाषा संस्कृत जो 51 श्लोकों में वर्णित है। इस अभिलेख में सती प्रथा, गोचर भूमि और पाशुपत शैव धर्म की जानकारी का उल्लेख है और इसमें गुहिल वंश बापा रावल के वंशज पद सिंह, जैत्र सिंह, जैत सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला है रसिया की छतरी का लेख। रसिया की छतरी चित्तौड़गढ़, रचनाकार वेद शर्मा, उत्कीर्णकर्ता सज्जन। इसमें बप्पा रावल और उसके गुरु हरित ऋषि की जानकारी हमें मिलती है और देवताओं की वंदना और गुहिल वंश का वर्णन हमें यहाँ से मिलता है। श्रृंग ऋषि शिलालेख, ये एक लिंग मंदिर के कुछ दूरी पर प्राप्त हुआ है और भाषा इसकी संस्कृत और रचनाकार हो जाएंगे इसके वाणी विलास योगीश्वर और सूत्रधारक फना द्वारा और इस अभिलेख मोकल के समय का है। इस अभिलेख में मोकल ने अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए एक कुंड का निर्माण करवाया और नागौर और गुजरात के शासकों को पराजित किया। नागौर के शासक हो जाएंगे फिरोज खां और गुजरात के शासक हो जाएंगे अहमद खां को मोकल के द्वारा पराजित किया गया। अगला है रणकपुर प्रशस्ति, 1439 ईस्वी का है। ये चौमुखा मंदिर रणकपुर पाली से मिला है, जो भी एक क्या एक जैन मंदिर है और ये चौमुखा ये देपाक के द्वारा उत्कीर्ण किया गया और इस प्रशस्ति से मेवाड़ के शासक बापा रावल और महाराणा कुंभा की जानकारी प्राप्त होती है और इसमें महाराणा कुंभा के विजयों का व उपाधियों का वर्णन मिलता है और इसमें बापा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया है और इसमें नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। वो किसके लिए किया गया है? मुद्रा के लिए किया गया है। अगला है आमेर का लेख। आमेर में कछुआ जो शासक है उनको रघुवंश तिलक बताया गया है और इसमें आमेर के शासक पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह की जानकारी मिलती है। मानसिंह द्वारा जमवा रामगढ़ के दुर्ग के निर्माण की जो जानकारी मिलती है वो हमें आमेर के लेख से मिलती है और इसकी भाषा हो जाएगी संस्कृत और लिपि है इसकी नागरी। अगला है मंथन देव का शिलालेख। ये राजौरगढ़ अलवर से प्राप्त हुआ है। यह गुजर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें देता है। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन लेख, वो तो जो बड़े बड़े लेख थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण है छोटे लेख, उनके बारे में देखते हैं। पहला है चेराई अभिलेख, 936 ईस्वी का है। ये मिला है हमें चेराई गांव जोधपुर से। इसमें गुर्जर प्रतिहार दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण का उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं दुर्लभ राज, उनके पुत्र जसकरण का हमें यहाँ से उल्लेख प्राप्त हुआ है। यह प्रतिहार वंश की वंशावली निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो प्रतिहारों के वंशावली का जो निर्माण होता है उसमें यह महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये कहाँ से मिला है हमें? चेराई गांव जोधपुर से और इसके दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी देता है और ये प्रतिहारों की वंशावली में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंदसायूप स्तंभलेख भीलवाड़ा, यह अभिलेख 225 ईस्वी का है। इसमें विक्रम संवत का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो एग्जाम में मान लो ये सवाल आ जाए कि विक्रम संवत का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख से या स्तंभलेख से हमें प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा नंदसायूप स्तंभलेख भीलवाड़ा। अगला है बड़वा स्तंभलेख 12, मोखरी वंश का प्राचीनतम उल्लेख। तो मोखरी वंश का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है बड़वा स्तंभलेख से हमें मिलता है। विजयगढ़ी यूप स्तंभलेख भरतपुर, इसमें यशोवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो यशोवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ की जानकारी हमें मिलती है विजयगढ़ी स्तूपलेख भरतपुर से। तो अन्य महत्वपूर्ण लेखों में हम देखते हैं पहला चेराई अभिलेख। तो चेराई अभिलेख से हमें प्रतिहार राजा दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण का उल्लेख मिलता है और यह प्रतिहार की वंशावली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है नंदसायूप स्तंभलेख। यह अभिलेख 225 ईस्वी का है। इसमें विक्रम संवत का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। विक्रम संवत का प्राचीनतम उल्लेख हमें मिलता है नंदसायूप अभिलेख से। फिर है बड़वा स्तंभलेख 12, यह मोखरी वंश का प्राचीनतम उल्लेख देता है। फिर है विजयगढ़ी स्तूपलेख भरतपुर, इसमें यशोवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। अब कुछ प्रमुख फारसी लेख मिले हैं। पहला है 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है अजमेर में।
यह फारसी भाषा में लिखा सबसे पुराना लेख है और इसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा लेख, ये 1200 ईस्वी का है और ये फारसी में लिखा गया है। और ये जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा, उस जिन व्यक्तियों का उल्लेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है। धाईबी पीर की दरगाह, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया। ये हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? धाईबी पीर की दरगाह स्तंभ लेख से कि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया। अगला है पुष्कर के जहांगीर महल का उल्लेख या जहांगीर महल का लेख 1615 ईस्वी का है। इसमें राणा अमर सिंह व जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। यही समान जानकारी 1637 के शाहजनी मस्जिद में मिलती है। देखो, प्रमुख फारसी लेखों में पहला है 2.5 दिन का झोंपड़ा लेख। यह फारसी भाषा में लिखा गया सबसे पुराना लेख है और इनमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। अगला है धाईबी पीर की दरगाह 1325 ईस्वी चित्तौड़गढ़। यह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किया था। इसका उल्लेख हमें धाईबी पीर की दरगाह से मिलता है। और पुष्कर के जहांगीर महल का लेख है, यह इसमें राणा अमर सिंह व जहांगीर के विजयों की जानकारी मिलती है। तो इसमें राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। तो राणा अमर सिंह थे, उन पर जहांगीर की विजय की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और यही समान जानकारी 1637 ईस्वी के शाहजहानी मस्जिद अजमेर के लेख से भी मिलती है। देखो, महत्वपूर्ण ताम्रपत्र, पहला है धूलेव ताम्रपत्र। स्थान होगा इसका धूलेव गांव उदयपुर में। इसमें अश्वाभुज स्वतंस्वर का उल्लेख मिलता है। तो पहला हमारा जो ताम्रपत्र है ये क्या है? धूलेव ताम्रपत्र। इसका स्थान हो जाएगा धूलेव गांव उदयपुर में। दूसरा है आहड़ का ताम्रपत्र। इसमें गुजरात के मूल राज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली मिलती है। इसमें मेवाड़ पर गुजरात के प्रभाव की जानकारी मिलती है। अगला है खैरोदा के ताम्रपत्र 1637। तो खैरोदा का ताम्रपत्र से एकलिंग मंदिर में महाराणा कुंभा द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो एकलिंग मंदिर में महाराणा कुंभा के द्वारा जो दान दिया गया उसका हमें खैरोदा ताम्रपत्र से उल्लेख मिलता है। अगला है चीकली ताम्रपत्र। इसमें किसानों से वसूल की जाने वाली लाल बाग का हमें उल्लेख मिलता है। अगला है पुर के ताम्रपत्र। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो भूमि अनुदान की जानकारी हमें मिली है पुर के ताम्रपत्र से। चीकली ताम्रपत्र से हमें किसानों के लाल बाग की जानकारी मिलती है। खैरोदा के ताम्रपत्र से हमें एकलिंग मंदिर में महाराणा कुंभा के द्वारा जो दान दिया गया उसकी जानकारी मिलती है। और आहड़ का ताम्रपत्र 1206 ईस्वी का, इसमें गुजरात के मूल राज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। इसमें मेवाड़ पर गुजरात के प्रभाव की जानकारी मिलती है। और पहला था धूलेव ताम्रपत्र, ये धूलेव गांव उदयपुर से मिला है और यहाँ अश्वाभुज संवत्सर का उल्लेख है। तो ये हमारे 5 क्या है? ताम्रपत्र हैं। अभी हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो प्राचीन लेख थे, जैसे चेराई का अभिलेख। चेराई गांव जोधपुर से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें प्रतिहार राजा दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण का उल्लेख है। यह प्रतिहार वंश की वंशावली निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला है नंदसा यूप अभिलेख भीलवाड़ा से। यह अभिलेख 225 ईसा पूर्व का है और यह विक्रम संवत की प्राचीनतम जानकारी देता है। तो विक्रम संवत की प्राचीनतम जानकारी नंदसा यूप स्तंभलेख। फिर है बड़वा स्तंभलेख 12, यह मोखरी वंश की प्राचीनतम जानकारी देता है। विजयगढ़ी स्तंभलेख, यह हमें यशोवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ किए जाने की जानकारी देता है। ये कहाँ पर है? भरतपुर में।
इसके बाद हमारे थे फारसी लेख। पहला है 2.5 दिन का झोंपड़ा लेख। ये सबसे प्राचीन फारसी भाषा में लिखा गया है और इसमें उन व्यक्तियों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में संस्कृत पाठशाला को तोड़ा गया और 2.5 दिन की झोंपड़ा मस्जिद बनाया गया। फिर है 2.5वीं पीर की दरगाह। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके खिजराबाद रखा, उसका उल्लेख हमें यहाँ से मिलता है। अगला है पुष्कर के जहांगीर के महल का उल्लेख। इसमें राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। यही समान जानकारी 1637 ईस्वी के शाहजनी मस्जिद अजमेर से भी मिलती है। अगले महत्वपूर्ण ताम्रपत्र आ गए हमारे धुलेव ताम्रपत्र। ये उदयपुर से मिला है। इसमें अश्वाम्भुज स्वयंवर का उल्लेख है। अगला है आहड़ का ताम्रपत्र। इसमें गुजरात के मूलराज भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली मिलती है और इसमें मेवाड़ पर गुजरात के प्रभाव की जानकारी मिलती है। अगला है खैरोदा के ताम्रपत्र। इसमें महाराणा कुंभा द्वारा एकलिंग मंदिर को जो दान दिया गया उसका उल्लेख मिलता है। अगला है चीकली ताम्रपत्र। इसमें किसानों से वसूल की जाने वाली लाल बागों का उल्लेख मिलता है। अगला है पुर के ताम्रपत्र, 1535 ईस्वी का है। ये हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय जो भूमि अनुदान दिया गया था उसका उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है, हमारे 5 ताम्रपत्र हैं। पहला है जैसे धुलेव, उदयपुर। दूसरा हो जाएगा आहड़। इसमें हमें मूलराज की जानकारी मिलती है। और फिर है खैरोदा का ताम्रपत्र। इसमें कुंभा द्वारा अनुदान जो दिया गया है, महाराणा कुंभा का अनुदान, इसमें अनुदान का उल्लेख है। फिर है चीकली। इसमें लाल बाग का उल्लेख है, किसानों द्वारा वसूल की जाने वाली। लाल बाग का उल्लेख है। अगला है पुर ताम्रपत्र। पुर से हमें भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भूमि अनुदान। तो भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। और ये किसके द्वारा किया गया था? महारानी कर्मावती के द्वारा। तो जो पुर का ताम्रपत्र है वो महारानी के जौहर के टाइम जो भूमि दान की गई थी उसका उल्लेख है। चीकली में लाल किसानों से लाल बाग जो वसूला जाता था उसका उल्लेख है। और खैरोदा से महाराणा कुंभा के द्वारा जो दान किया गया उसकी जानकारी मिलती है। और आहड़ के ताम्रपत्र में मूल राज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली की जानकारी देते हैं। इसमें मेवाड़ पर गुजरात का प्रभाव की जानकारी मिलती है। फिर है धुलेव ताम्रपत्र। यह धुलेव गांव उदयपुर से मिला है और यह अश्वाम्भुज संवत्सर का उल्लेख यहाँ से हमें मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे महत्वपूर्ण शिलालेख या अभिलेख साहित्यिक स्रोत समाप्त होते हैं और इसकी पीडीएफ आपको नविका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी। वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए राजस्थान का इतिहास। धन्यवाद।